चलिए बेटा, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 2 काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में जो देखा था वो ये देखा था कि काइनेमेटिक्स कहते किसको हैं और काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स की एक डेफिनेशन हमने बताई थी आपको कि ये बताया था कि हमको मोशन की स्टडी करनी होती है बिना कारण जाने हुए, और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जाना था। आगे हम लोग मेन डेफिनेशन में अगर हम जाएं उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझते हैं इसके लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? तो इसे हम कई तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि बॉडी को हमें जो चीज़ों को समझना है वो कहाँ से खड़े होकर देखना है ना। बॉडी हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक सामने रखा है तो उस ब्लॉक को हमें कहाँ से देखना है? देखेगा कौन? ऑब्जर्वर। जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ तो मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो मैं क्या क्या हो सकता हूँ, मतलब मैं कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता हूँ। मैं खड़ा हो सकता हूँ रेस्ट पर, और मैं खुद भी एक मूविंग हो सकता हूँ। और अगर मूविंग होगा तो मूविंग दो तरीके का हो सकता हूँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन होना है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होना है? एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? और साथ में अगर रेस्ट में हूँ तो क्या है? हम खुद अच्छे से जानते हैं ये बात। अगर रेस्ट में किसी भी बॉडी को चलते हुए देखेंगे तो वो जितनी स्पीड से चल रही होगी उतने से ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं खुद मूविंग हो जाऊँ और फिर सेम बॉडी को देखें, सेम गाड़ी को देखें, तो उसकी स्पीड हमें अलग नजर आएगी, है ना। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है, ये चीज़ों से हम जिसको देख रहे हैं वो चीज़ें हमें अलग भी दिख सकती हैं जो उसकी एक्चुअल है। देखिए, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले हमारे लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का हो सकता है। एक हमारा रेस्ट हो गया और एक हमारा मूविंग हो गया। मूविंग दो बातें आती हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होना और दूसरा वेलोसिटी वेरिएबल होना। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर होना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, और यहाँ का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर भी जब रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है, हर रेस्ट चीज़ के लिए एक्सेलरेशन 0 कंसिडर किया जाता है। खैर, एक्सेलरेशन के बारे में जब तक काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे नहीं तब तक इनके बारे में हम समझेंगे क्या। लेकिन फिर भी चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है पहले से ही, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और टॉपिक आप आगे पढ़ के इन चीज़ों को दोबारा से समझ लोगे और ज़्यादा बेटर वे से। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अभी ही सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए, तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊँ, जैसे कि एक तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली जो कंसिडर करते हैं वो अर्थ पर रह के करते हैं। अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं, अर्थ पे ही चीज़ों को देख रहे हैं, अर्थ पे ही खड़े होकर देख रहे हैं दूसरी किसी चीज़ को, और अर्थ पे ही खड़े होकर देख रहे हैं। तो अर्थ को हम लोग जनरली रेस्ट पे मान के सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अर्थ हमारा, जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम अर्थ को रेस्ट मानते हैं। मैंने क्या बोला? हम जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो अर्थ को हम रेस्ट में मानते हैं। लेकिन अर्थ पे भी चीज़ें मूविंग हैं, जैसे कि कार चल रही है, ऑटोमोबाइल्स जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह सब जितनी हैं सारी मूविंग है। अगर तुम उस पर अगर खड़े होते हो तो हम मूविंग फ्रेम कहलाने लगते हैं, और अगर अर्थ पे अगर खड़े हो जाते हैं तो हम रेस्ट फ्रेम कहलाने लगते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मूविंग और रेस्ट दो बातें आती हैं। तो अर्थ पर खड़े हो गए तो रेस्ट, हम अपने आप को रेस्ट ही कंसिडर करेंगे। मैं ही ऑब्जर्वर हूँ और मैं ही एक रेस्ट फ्रेम कहलाऊंगा अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूँ। तो अगर किसी मूविंग फ्रेम पर हूँ तो दो बातें आती हैं। गाड़ी, या तो कोई गाड़ी एक्सीलरेट कर रहा होगा, एक्सीलरेटर दे रहा होगा गाड़ी में, मतलब स्पीड बढ़ा रहा होगा, या तो फिर ब्रेक दे रहा होगा, या लगातार एक फिक्स स्पीड से गाड़ी चले जा रही होगी। जब स्पीड में अंतर आता, चेंज आता है, घटना या बढ़ना, वहां आता है एक्सेलरेशन। या फिर एक होगा गाड़ी लगातार एक ही स्पीड से चले जा रही है। तो गाड़ी जब चलती है तो ये तीन तरीके की बातें आती हैं। या तो लगातार स्पीड बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेटर दे रहा होगा लगातार गाड़ी में, या तो फिर ब्रेक लगा रहा होगा तो लगातार स्पीड घटा रहा होगा, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। या फिर गाड़ी चला रहा होगा तो एक फिक्स स्पीड से चला रहा होगा, तो वो हमारी कहलाती है एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यही बातें मैंने आपको बताई हैं। हम अर्थ पे, मतलब अर्थ पे चीज़ों को खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये एनालिसिस हमारा अर्थ का। लेकिन अगर कोई भी मून पर खड़े होके और फिर किसी भी गाड़ी पे यहाँ पर ऑब्जर्व करे जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो चीज़ें फिर डिफरेंट ही हो जाएंगी, क्योंकि फिर एनालिसिस हम लोग अभी नहीं कर सकते। हमारे लेवल पर, इस लेवल पे बातें हैं भी नहीं हमारे सिलेबस में। हम लोग जनरली बात करते हैं अर्थ पे खड़े होके।
तो अर्थ पे खड़े हो जाओ और अर्थ पे ही चलती हुई किसी गाड़ी पे खड़े हो जाओ। तो हम वहां पर बातें करते हैं। हम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी जगह पर खड़े होके और फिर अर्थ पे किसी भी चलती हुई चीज पर हम लोग ऑब्जर्व चीजों का एनालिसिस नहीं करते। तो हमारा फ्रेम आप ये समझिए, हम अपने फ्रेम को अर्थ पे ही रखते हैं, या तो हम जमीन पे लगाते हैं या किसी रेस्ट पे लगाते हैं। भाई अर्थ जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो नहीं भागती है, तो बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, तो बिल्डिंग खुद भी एक रेस्ट फ्रेम कहलाएगी। और किसी अगर रोड पे खड़े हो तो रेस्ट, किसी पेड़ पे खड़े हो तो रेस्ट, ठीक है। तो ये बातें आती है, तो अर्थ पे ही सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये बातें लिखी हैं, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने कर ली हैं। तो हमारा फ्रेम है किस तरीके का, मैं कुछ एक दो एग्जांपल भी लेना चाहता हूं। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बिल्डिंग है, या फिर कह सकते हो जितने भी सिटी है, या कोई भी स्टेट है, या कोई भी कंट्री है, या कोई भी माउंटेन है, इनका अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो हम सी लेवल से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो हम लोग जानते हैं, बोलते हैं कि 8,848 मीटर के आसपास हमारी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो इसको कहाँ से मेजर किया गया है? इसे जो मेजर किया गया वो सी लेवल पर किया गया है। या कोई भी स्टेट का कोई भी सिटी, हम लोग जानते हैं कि जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे तो पीले कलर का एक बोर्ड लगा रहता है, कानपुर, जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर सेंट्रल। तो कानपुर सेंट्रल के कॉर्नर पर आप देखना, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में लिखा होगा समुद्री तल से इतनी ऊंचाई। तो वो ये बताना चाहता है कि कानपुर जो सेंट्रल है या कानपुर है वो समुद्री तल से इतना ऊंचा है। तो हर एक शहर को हम लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन कितना ऊपर है। तो ये चीजें, इसका मतलब क्या, पूरे ग्लोब मतलब पूरे अर्थ का अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने किसी भी सिटी की हाइट के लिए, या किसी माउंट एवरेस्ट की हाइट, या कोई भी माउंटेन की हाइट के लिए, तो उसके लिए सी लेवल ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सी लेवल पे ही हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माने। हम सी लेवल को भी रेस्ट ही मानते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि सी लेवल की हाइट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन रियल में उसमें फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन हम उस चीज को रेस्ट में मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे हम कानपुर पे खड़े होकर हम माउंट एवरेस्ट को अगर देखें तो सी लेवल से जितनी भी हाइट इस कानपुर की होगी उतनी आप कम कर दीजिए, और फिर वो माउंट एवरेस्ट की हाइट उतनी ही बचेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि कानपुर की हाइट जो है, सेंट्रल जो कानपुर हमारी जो रहता है वो उसकी हाइट लगभग सी लेवल से मान लीजिए मैंने 200 मीटर मानी। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर कानपुर से खड़े होकर देखेंगे तो आप 200 मीटर कम करेंगे, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग फिर कितना हो जाएगा, अगर कानपुर से खड़े होकर माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे 8,648। समझ रहे हो? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से सेम चीज, सेम हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम, वो तो वही है, लेकिन हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, इसलिए सेम चीज की हाइट हमें अलग अलग नजर आ रही है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम है। एक और एग्जांपल, मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं, मेरे सामने एक रोड पर गाड़ी चल के हुए जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी? 70 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से जा रही है। तो ग्राउंड पर जो खड़ा हुआ, मैं ही खड़ा हूं, मैं ही ऑब्जर्वर हूं। तो अगर मैंने उस गाड़ी को देखा तो मुझे कितने से नजर आएगी? 70 से। अगर मान लीजिए मैं किसी कार में बैठा हूं और कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही है जिधर वो दूसरी वाली कार जिसको हम देख रहे हैं वो भी चल रही है, और वो 70 से चल रही है, और हम जिसमें बैठे हैं वो है 50 पर, तो बताओ मैं कितने से नजर आएगी? तो 20 से नजर आएगी। तो देखिए गाड़ी तो वही 70 से ही है, लेकिन हम उसको कैसे देख पा रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं या कहाँ बैठा हूं। अगर ग्राउंड पर बैठा हूं तो एक्चुअल नजर आएगी, है ना। रेस्ट मतलब रेस्ट फ्रेम पर अगर किसी चीज पर खड़े हैं रेस्ट फ्रेम पर, तो हमें क्या है? एक्चुअल नजर आएगी। और अगर मूविंग फ्रेम पर खड़े होकर देखेंगे सेम बॉडी को तो हमको उसकी सच्चाई नजर नहीं आएगी, कुछ और नजर आएगी। तो ये होता है रेस्ट और ये होता है मूविंग। मूविंग में हमें एक्चुअलिटी नजर नहीं आती, लेकिन रेस्ट फ्रेम पर अगर खड़े होते हैं, रेस्ट फ्रेम का मतलब जहां हम खड़े हैं वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। जहां हम खड़े हैं वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो चीजों को समझते हैं और देखिए, जैसे कि मैंने क्या बोला कि यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए हमारे पास जेड एक्सिस है। मैंने इसको बोला 0,0,0 दिया है, और ये हमारा कहलाता है ओरिजिन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मूल बिंदु है ना, ओरिजिन। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा हमने मान लिया, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब क्या? ऑब्जर्वर यहीं खड़ा मिलेगा, ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही ऑब्जर्वर को खड़ा कर लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और ओरिजिन पर मैंने इस ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया। तो ये कैसा है, हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में रहेगा। अब मान लो कि इसके सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा है, तो इसकी लोकेशन क्या है, तो मैंने बोला कि x, y, z, ठीक है। ये कोई p बंदा है जो कि यहां पर खड़ा है। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि ये x एक्सिस है, ये y है और सामने z है, और ये p जो पॉइंट लिया मैंने वो हवा में है, क्योंकि x, y, z का मतलब होता है 3D पॉइंट, मतलब हवा में, एयर में होना कोऑर्डिनेट। अब समझते हैं कैसे, देखिए जैसे कि हम x में x चले, y में y चले और z में z चले, तो तुम इस पॉइंट पर आ जाओगे। x, y, z का मतलब यही होता है कि x में x चलना, y में y चलना और z में z चलना, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो ये है P पॉइंट। अब जरा सोचो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से ये P पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। तो पोजीशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसकी पोजीशन बोलेंगे इसकी x, y, z। क्या ये टाइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं है? हाँ, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये रेस्ट में नजर आएगा। तो ऐसे किताबी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो यही बोली जाती है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उसको बोलते हैं कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और किसी भी पॉइंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स देखते रहते हैं, तो हम उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। खैर हमें इससे इतना ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझना चाह रहे हैं, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसी तरीके से चीजों को याद रखें, आपसे कभी कोई गलती नहीं आएगी, कोई गलती आपसे नहीं होगी, है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात है, हो सकता है ये P पॉइंट मूव भी करे टाइम के रेस्पेक्ट में। मान लो एक मूविंग गाड़ी को हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ही तो ऑब्जर्वर हूं, यहाँ पर खड़ा हूं, और मान लो ये कोई कार हो, तो जरूरी थोड़ी कि कार रेस्ट में ही हो। कार की 3-4 सिचुएशन हो सकती है। कार रेस्ट में भी हो सकती है, कार कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही होगी, कास्ट हो सकता है कि स्पीड लगातार बढ़ा रही हो, मतलब एक्सीलरेट कर रही हो या फिर लगातार अपनी स्पीड को घटा रही हो। ये सारी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये पॉइंट हुआ। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूं, मान लो हमारे पास ये कोई नई एक्सिस आ गई, ये वाई डैश आ गई, ये मान लो जेड डैश आ गई, और मैंने मान लिया कि ये इसके नया, मैंने यहां पर मान लिया इसका नया न्यू ओरिजिन। न्यू ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने अब ऑब्जर्वर को यहां खड़ा किया, तो बताओ क्या दूरी इसकी सेम रहेगी? दूरी अब सेम नहीं है। पहले हमारे पास x में x1 चल रहे थे, y में y1 चल रहे थे, z में z1 चल रहे थे। अब अगर हम चलेंगे तो बोलेंगे पहले से ही x0 हम पर खड़े हैं x में, और y में y0 पहले से खड़े हैं, और z में z0 पहले से खड़े हैं। तो क्या हम लिखेंगे? तो अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करें, मान लो ये कोई r1 पोजीशन वेक्टर है और ये कोई r2 पोजीशन वेक्टर है, तो कैसे लिखने वाले हैं? अगर r1 पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो बोलेंगे x में से 0 घटाओ, जहां से हम खड़े हैं वहां से चीज को घटाओ, y माइनस 0 को घटाओ और z माइनस 0 को घटाओ। तो आपके पास फाइनली क्या आने वाला है? x i कैफ, y j कैफ और z k कैफ। तो हमारे पास ये r1 आ गया। लेकिन जब r2 के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर x में से x0 घटाइए, i कैफ करिए, y में से y0 घटाइए, j कैफ करिए, और z में से z0 घटाओ और k करिए। तो बेसिकली हमारे पास देखिए दूरी दोनों की अलग अलग हो गई। जब मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपना फ्रेम चेंज किया, तो सेम ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी अलग अलग दूरी नजर आ रही है हमको। अगर दूरी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे? r1 वेक्टर का अगर मॉड ले लेते हैं तो लिखेंगे अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। ये कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो वेक्टर की जो लंबाई है ना, दो पोजीशन की जो हमारे पास दूरी दी है, उसकी लंबाई को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कितना दूर है। सेम अगर R2 के बारे में बात करें तो R2 को तुम क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड। R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस z0 का होल स्क्वायर। फाइनली ये होने वाला है। तो दूरी दोनों की अलग अलग आ रही है, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम अपना फ्रेम चेंज करते हैं तो फ्रेम से सेम बॉडी को हम अलग अलग देख सकते हैं। देखिए हमें अलग अलग दिख रहा है। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, इसे नोट करिए और आगे और चीज समझते हैं। तो ये बेसिक हमारी बात होगी, फ्रेम कैसा हो सकता है? रेस्ट फ्रेम ही है,
लेकिन रेस्ट फ्रेम में भी हमने चीज़ों को अलग अलग देखा, सेम पॉइंट को, है ना। जैसे रेस्ट फ्रेम का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कानपुर से मुझे लखनऊ के लिए जाना है, तो मैं कानपुर में खड़ा हूँ, लखनऊ को देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। लेकिन अब मैं यहाँ से इसके कानपुर और लखनऊ के बीच में कहीं किसी जगह खड़ा हो जाता हूँ, मान लो 50 किलोमीटर पे खड़ा होता हूँ, तब भी मैं रेस्ट में ही हूँ, तब भी हम वहीं पर खड़े हैं उसी शहर में। तो फिर लखनऊ को पूछूं तो फिर हो जाएगा 50 किलोमीटर, है ना। तो अभी भी मैं रेस्ट में ही हूँ, कानपुर में खड़ा हूँ, और अगर हम बीच में भी कहीं खड़े हैं तो भी हम रेस्ट में ही हैं। तो देखो सेम लखनऊ को देख रहे हैं, एक जगह से हमें कानपुर से दिख रहा है 100, बीच में खड़े होने से 50। यही कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो हमारा है वो ये कुछ है, ठीक है। इसके आगे की चीजें और समझते हैं। देखिए, तो एक तो ये हो गया बात हमारे लिए कि हम ऐसी बातें कर सकते हैं। आगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, दो तरीके का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑब्जर्वर जो होगा ना, ऑब्जर्वर वो या तो रेस्ट होना चाहिए, और ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जहां खड़ा हो, तो ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में खड़ा हो, तो हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, या तो फिर ऑब्जर्वर किसी ऐसी गाड़ी पे खड़ा हो या बैठा हो जो गाड़ी एक फिक्स स्पीड से चली जाए, फिक्स वेलोसिटी से चली जाए, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इस केस में एक हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी से जाए, मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ऑब्जर्वर जहां खड़ा है, ये हम खड़े बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे खड़ा है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। मतलब एक कार चल रही है, कार पे ही बैठा है मान लो ऑब्जर्वर, और कार अपनी स्पीड को या तो लगातार बढ़ा रहा है या तो लगातार घटा रहा है। ऐसी सिचुएशन पर ऐसे चीज को हम लोग यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे देते हैं। मतलब ऑब्जर्वर एक वेरिएबल वेलोसिटी वाली पर बैठा हो या खड़ा हो, इस चीज को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर या तो खड़ा हो, रेस्ट में हो, या तो फिर एक कांस्टेंट स्पीड वाले पे खड़ा हो या बैठा हो, और ऐसी चीज को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आगे हम बताएंगे, इसको बोलते हैं कि ये इसमें सूडो फोर्स 0 होता है और इसमें सूडो फोर्स 0 नहीं होता है ना। इसमें क्या चीजें बोलते हैं इसमें हम बोलते हैं कि ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है और ये नहीं करता है। तो ये बातें हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम जो बातें करेंगे, अब आगे करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये सारी चीज़ें, डिस्टेंस एंड आपका एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन टाइम, सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक।